में लास्ट क्लास में दो चीजें पढ़ाई गई थी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हो, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया को ही कई बार मैं ये बताया कि लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसी को कहते हैं। ज्यादातर जगहों पर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया ही लिखा देखोगे, और इसे शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं। ठीक है, CSA लिखते हैं। अब कोई भी बेलन अगर आपके पास है जिसके आधार की त्रिज्या r है, यानी बेलन की ही त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई अगर h है, अगर ये दो चीज आपको पता है, बेलन की त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई, तो आप कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहोगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है CSA बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, है ना। यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 पाई आर एच। ठीक है, तो त्रिज्या और ऊंचाई आपको पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब टोटल, पृष्ठ मतलब सरफेस, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप TSA लिखते हो। तो TSA के क्या करते हो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो लेंगे ही, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही, उसमें दो वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड हो जाता है ना। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये दोनों जो आधार दिख रहे हैं, ये ऊपर में आधार और एक नीचे में आधार, तो ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को आप सीधे सीधे ऐड कर देते हो, तो हमारा आंसर क्या आता है? TSA का फॉर्मूला एक आता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सारी चीजें लास्ट क्लास में बताई जा चुकी है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो फॉर्मूले हैं, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना। तो यही दोनों फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉल क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, तभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो यानी ऊंचाई का मान आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। खिलौना कैसा है? बेलन के आकार का। आधार का परिमाप दिया गया है, मतलब जो भी बेलन का इस तरीके का अगर खिलौना है बेलन के आकार, तो इसके नीचे में जो आधार होगा वृत्त के आकृति का होगा, तो इसका परिमाप जो है या जो भी परिधि है, जिसे आप C लिखते हो, सरकमफेरेंस, ये 20 पाई के बराबर है, 20 पाई के बराबर है। ठीक है, तो आपको परिधि दिया गया है, ऊंचाई दिया गया, तो बोल रहा है कि ऐसा खिलौना बनाने के लिए आपको कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। और क्वेश्चन में कुछ भी अगर नहीं दिया गया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कह सकते हो सर ये बेलन खुला हुआ है या बंद है, तो अगर क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये दोनों ही तरफ से बंद खिलौना है ना। तो दोनों ही तरफ से ये खिलौना बंद है, दोनों ही तरफ प्लास्टिक लगाया गया है। तो ट्राई कीजिएगा, होल सेक्शन में आंसर करना है। तो इस बार ऊंचाई दिया गया है और आधार का परिमाप दिया गया है, परिधि दी गई है। देखिए कैसे आप ट्राई करोगे। सीधे सीधे इस बार आपको त्रिज्या नहीं दी गई है। आप कहोगे सर चाहे TSA कैलकुलेट करे या CSA कैलकुलेट करे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी अगर कैलकुलेट करना हो, तो ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, जो नहीं दिया गया है। तो आप सोचो रेडियस आप कैसे पता लगाओगे, है ना। त्रिज्या नहीं दिया गया तो आधार का परिमाप दिया गया है ना, पेरीमीटर दिया गया है। तो आप देखिए अगर पेरीमीटर पता है तो आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे? रेडियस अगर पता चल जाए, देखो ऐसे खिलौना को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। और कभी भी क्वेश्चन में, बेलन का क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये डाउट होता हो कि यह बेलन खुला होगा या बंद होगा, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है, तो आप मान के चलो कि वो बेलन बंद बेलन है। अगर खुला बेलन होगा तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा यह बेलन खुला हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब बंद बेलन है। चलिए ट्राई कीजिए। ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या नहीं दी गई। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि त्रिज्या नहीं पता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
त्रिज्या आपको फाइंड करना पड़ेगा, पहले त्रिज्या कैलकुलेट करोगे तभी आप बता पाओगे कि इसमें कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग आंसर करिए। एक बार सभी लोग आंसर दोगे, फिर इसको मैं सोल्व करूंगा, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया। कुछ अगर गलतियां की है तो आपसे क्या गलतियां हो गई, और अगर सही है तब तो वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 20 सेकंड और रुकते हैं, फिर इसको एंड किया जाएगा, ठीक है? 20 सेकंड और है आपके पास। एक बेलनाकार खिलौना की क्या क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है, आधार का परिमाप दिया गया है 20 पाई के बराबर। अगर परिमाप दिया गया है तो आप त्रिज्या कैलकुलेट कर पाओगे काफी आसानी से, अगर फॉर्मूला याद है कि वृत्त की परिधि अगर दी गई है तो वृत्त का त्रिज्या आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये आपको सिखाया गया है पहले ही, है ना? अगर आप त्रिज्या कैलकुलेट कर लोगे फिर सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है? आखिरी 15 सेकंड और है आपके पास। काफी कम लोगों के आंसर आए, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। 15 सेकंड्स और है आपके पास आखिरी के। 10 सेकंड्स। 5 सेकंड, ठीक है? आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है? इसी क्वेश्चन को एक नए पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा खिलौने की आकृति कैसी है, बेलन की आकृति का है ना? कुछ इस प्रकार का हमारे पास खिलौना है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा है खिलौना की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये बेलन की जो भी ऊंचाई है, एच का मान आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है? आगे बढ़ोगे, परिमाप, आधार का परिमाप दिया गया है, मतलब ये जो पूरी लंबाई है, ये अगर पूरी लंबाई यानी जो वृत्त है, वृत्त का परिमाप दिया गया है 20 पाई के बराबर। यानी आप बोलोगे परिधि या परिमाप, जो भी आप कह सकते हो, दोनों ही सही होगा। परिमाप 20 पाई के बराबर अगर है तो आपको परिमाप का एक फॉर्मूला बताया गया था, सरकमफेरेंस के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था 2 पाई आर, है ना? तो किसी भी वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक? तो परिमाप को आप लिखोगे 2 पाई आर, ठीक है? और ये 2 पाई आर 20 पाई के बराबर है। यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आर का मान कितना मिलेगा? 20 पाई बटा 2 पाई, ठीक है? 20 पाई बटा 2 पाई। यहां से आप क्या क्या देख पा रहे हो? पाई से तो पाई काटोगे, सबसे पहले पाई से पाई कटेगा। 20 को अगर 2 से काटोगे तो आपको कितना मिलेगा? यहां से आप काटे तो आपको मिला 10 सेंटीमीटर, है ना? तो यहां से रेडियस यानी त्रिज्या कितना मिला? अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये बेलनाकार खिलौना का त्रिज्या भी हमें पता है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमें पता है 25 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है? आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब सोचो इस पे क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? कौन सा हमारा आंसर होगा? तो आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया रहता तो मान के चलते हैं कि ये बेलन बंद बेलन है ना? और जब भी बंद बेलन होगा मतलब इस वक्र भाग पे तो प्लास्टिक लगेगा ही।
ये ऊपर में भी एक बेलन लगेगा, सॉरी एक प्लास्टिक लगेगा, और नीचे में भी एक प्लास्टिक लगेगा, है ना। तो दोनों ही तरफ प्लास्टिक लगेगा। अब दोनों ही तरफ प्लास्टिक लगा रहे हो, मतलब दोनों ही आधार पे प्लास्टिक लगा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे सर, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वक्र भाग पे भी प्लास्टिक लग रहा है, दोनों ही वृत्त का भी क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो जब दोनों ही वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो ये टोटल हो गया ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो आपको हो गया यहाँ पर जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा इस बेलन का, जो भी इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतना ही एरिया में तो प्लास्टिक लगाओगे, और वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू एच प्लस आर, यही हमारा फॉर्मूला है, 2πr इंटू एच प्लस आर। इसमें सभी के मान आप भर दो, तो 2 के जगह पर 2 रखोगे, पाई के जगह पर आप 22/7 रखोगे, है ना, पाई के जगह पर 22/7 रखोगे। फिर आर के जगह पर क्या रखोगे, आर के जगह पर आप 10 रखोगे, ठीक है, आर के जगह पर 10 रख दिया, ठीक है। उसके बाद एच के जगह, ऊंचाई के जगह 25 रख दिया, फिर से उसके बाद प्लस डालोगे, एच के बाद प्लस डालते हैं ना, एच के बाद प्लस लिख दिया, और ऊंचा रेडियस है ना, त्रिज्या, त्रिज्या 10 है, ठीक है। यहां पर क्या किया, बस ऊंचाई और त्रिज्या का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया। अब यहां से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 35, ठीक है, इंटू 35। अब यहां से आप आगे बढ़ोगे, 7 से काटोगे 35 को कितने बार में, 5 बार में, ठीक है, 5 बार में काटा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितने बार में सोल्व होगा, ये हुआ आपका 22 गुना, ये देखिए 10 को मैं 10 लिख दे रहा हूं, ठीक है, 10 को मैं 10 लिख दे रहा हूं, ये 5 और 2 को गुना करके 10 लिख रहा हूं, तो यहां से आपका मिल जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहां से आंसर आपका टोटल सरफेस एरिया है प्लास्टिक का जो भी आवश्यकता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप ऑप्शंस को देखोगे, है ना, तो जब भी आप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है ना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है, क्या ऑप्शंस गलत है, नहीं, ना ही क्वेश्चन गलत है, ना ही ऑप्शंस गलत है। अब आपको देखना है कि अच्छा अगर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर नहीं है तो यहाँ दो ऑप्शन में देखो पाई लिखा हुआ है ना, दो ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है। अब हम वापस से आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। अब इस सॉल्यूशन को देखो, इसको मैं अगर इस तरीके से चेंज करके लिखूं, ठीक है, यहां पर देखना, इस वाले सॉल्यूशन से फिर से देखना, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 2 के जगह पर 2 ही लिख रहा हूं, पाई का मान नहीं रख के पाई के जगह पर सिर्फ पाई ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, पाई के जगह पर पाई रखा, पाई का मान नहीं रखा। आर के जगह पर क्या लिखोगे, आर के जगह पर आपको पता है 10 सेंटीमीटर रख दोगे, और एच प्लस आर यानी 25 + 10, है ना, 25 में 10 को जोड़ दोगे। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2π इंटू 10 इंटू 35, और इसको सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा 700 पाई, है ना। तो यहां से आपको मिल गया 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर या तो 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों बिल्कुल एक ही है, बस एक जगह पाई का मान रखा गया, एक जगह पाई का मान नहीं रखा गया, है ना। अब ऑप्शन को अगर देखें तो हम देख सकते हैं हाँ 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, मान लो अगर ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन है, तो आप 700 पाई भी छोड़ सकते हो आंसर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर भी छोड़ सकते हो, दोनों ही सही आंसर है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो बताइए, है ना। 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, पाई का मान नहीं रखा, ठीक है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, पाई का मान रख दिया, ठीक है। हाँ कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। यहां से एक बार मैं, यहां तक तो समझ में आ गया ना, देखिए यहां तक सभी को समझ में आ गया त्रिज्या कैसे कैलकुलेट किया, त्रिज्या तक समझ में आ गया सभी को, ये बताइए वाई आर, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है त्रिज्या कैसे कैलकुलेट किया। अच्छा यहां तक में क्या डाउट है, यहां तक तो सिंपली ये किया ना, परिमाप दिया हुआ है, हाँ बताइए, फिर से बोलो। त्रिज्या कैसे निकाला आपने? त्रिज्या मान लो आप जब वृत्त पढ़ाया जा रहा था तो वृत्त पढ़ाते समय आपको बताया गया था ना, किसी वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेलन का जो आधार होता है वो परिमाप ही तो होता है, बेलन का जो आधार होता है वृत्त ही तो होता है। अब वृत्त आधार का परिमाप अगर दिया गया है मतलब वृत्त का परिमाप दिया गया है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr के बराबर होता है, और 2πr को ही 20 पाई के बराबर लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, परिमाप 20 पाई के बराबर, तो 2πr 20 पाई के बराबर है। और यहां से आप सोल्व करोगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, 20 पाई
बटा 2 पाई। यहां से आर निकल गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि त्रिज्या कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर आ गया, अब करोगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो बेलन है बंद बेलन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता तो मान लेते हैं बंद बेलन है, ठीक है। तो अगर बंद बेलन है तो यहां से टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। अब इसमें सभी के मान भरते जाओ जल्दी जल्दी। 2 के जगह पर 2 रखा। अब हमको दिख रहा था, अभी हमने देख लिया कि पाई का मान क्वेश्चन में नहीं भरना है ना, तो पाई के जगह पर मैं पाई ही लिख दे रहा हूँ, मान नहीं भर रहा। आर के जगह पर मैं 10 लिख रहा हूँ, और एच प्लस आर मतलब एच और आर को जोड़ देना है। तो एच हमारा 25 है, आर हमारा 10 है। 25 में 10 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 35, ठीक है। अब इन सभी को सोल्व करो। 35 को आप 2 से गुना करोगे 70 मिलेगा, 70 को 10 से गुना करोगे आपको मिल जाएगा 700, और ये पाई को मैं पाई रख दे रहा हूँ, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि आप पाई का मान भी भरोगे तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था इसलिए हमने पाई का मान नहीं डाला। अब क्लियर है? अब क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अभी भी कोई डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। चलो, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, आज हम लोग वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में पढ़ेंगे। अब याद करो आपको कैसे पढ़ाया गया। सबसे पहले लंबाई पढ़ाई गई थी, लंबाई की इकाइयां पढ़ाई गई थी, लंबाई की इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए सिखाया गया। उसके बाद आपको क्षेत्रफल पढ़ाया गया, एरिया पढ़ाया गया, एरिया की इकाई के बारे में बताया गया, एरिया की इकाई को कैसे कन्वर्ट करते हो ये भी सिखाया गया, एक इकाई से दूसरी इकाई में। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन होता क्या है। पहले तो ये समझेंगे आयतन होता क्या है, फिर देखेंगे आयतन को किस इकाइयों में मेजर करते हैं, क्योंकि आप उसको जब मेजर करोगे, किसी भी चीज को मापोगे तो आपको इकाई की जरूरत पड़ेगी, यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अब कई सारे इकाइयां हो सकती है, अब एक इकाई से दूसरे इकाई में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन क्या होता है, तरीका क्या होता है, क्या मेथड है, ठीक है। चलिए, अब देखिए याद कीजिए, जब भी आपको ठोस आकृति के बारे में पढ़ाया गया, जब भी आपको 3D शेप के बारे में पढ़ाई गई, तो आपको यही बोला गया ना, 3D शेप के बारे में हर बार आपको यही बोला गया, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। एक तो ये बताया गया था। दूसरा चीज ये बोला गया था, कोई भी आकृति जो कुछ हवा में स्थान घेरे, जैसे कि आपका अगर कोई बुक है ना, आपका जो क्लास 10th का बुक है मैथ्स वाला, इसका एक पेज तो ऐसा ही होगा, है ना, लेकिन बुक की एक मोटाई भी होती है, बुक की एक मोटाई भी होती है। उसको आप अगर अपने टेबल पर रख दोगे तो आपके टेबल पर तो कुछ स्थान घेरेगा ही, एक स्पेस भी घेरेगा हवा में, उसकी एक मोटाई है, एक ऊंचाई है। तो जितना भी स्थान वो हवा में घेरती है, उसी के मेजरमेंट को, उसी को आप अगर मेजर करोगे तो वही उसका आयतन कहलाता है। तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, कोई भी त्रिविमीय फिगर, कोई भी ठोस वस्तु, जिसे आप 3D इमेज को ही आप ठोस वस्तु या सॉलिड फिगर कहते हो, ठीक है। तो वो क्या करती है, हवा में एक स्थान घेरती है, और जितना भी स्थान हवा में घेरती है उसी स्थान के मेजरमेंट को जब उसको मेजर करते हैं तो वही उसका आयतन कहलाता है, वही वॉल्यूम कहलाता है ना। आप कहते हो ना कि ये जो सामान है ये कम स्थान घेरे हुए है ना, और ये जो सामान है, ये जो दूसरा वाला सामान है, ये ज्यादा स्थान घेरे हुए। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका आयतन ज्यादा है, इसका आयतन कम है, ठीक है। तो जो भी 3D शेप होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या है, 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। यह भी 3D शेप है क्योंकि हवा में कुछ स्थान घेर रही है। यह भी एक 3D शेप है, बॉल है ना, गेंद है। ये सभी के सभी क्या है, हवा में कुछ स्थान घेर रही है। तो जितना भी हवा में स्थान घेरेगी वही उसका आयतन कहलाएगा, वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और होता है, धारिता, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है धारिता, जहां आप लोग सभी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। धारिता यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है, मान लो आपके पास एक ग्लास है ना, एक ग्लास है। इस ग्लास में कितना पानी आ सकता है, जितना भी पानी इसमें आप भर सकते हो, है ना, इस ग्लास में जितना भी मैक्सिमम पानी, ज्यादा से ज्यादा जितना भी पानी इसमें भर सकते हो, वही इसकी धारिता कहलाती है, वही इसकी कैपेसिटी कहलाती है। जैसे मान लो ये इसमें आधे लीटर की ग्लास है, तो आप कहोगे इसमें 500 मिलीलीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। तो यही इस ग्लास की धारिता होगी। ये समझ में आया। आयतन क्या होता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है हवा में वो आयतन होगा। और कोई भी अगर वस्तु खोखला है, मान लो अगर कोई भी बर्तन है ना, कोई भी डब्बा अगर खोखला है, रिक्त है,
तो उसके अंदर जितना भी हवा भर सकते हैं, जितना भी पानी भर सकते हैं, या कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, तेल भर सकते हैं, वही उसका धारिता कहलाता है। ठीक है, तो कैपेसिटी समझ गए, धारिता और आयतन समझ गए। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, 3 आकृति दिख रही है, मान लो ये एक जार है ना। तो ये जार जितना भी हवा में स्पेस घेर रही होगी, जितना भी स्पेस ये जार घेर रही होगी, वह इसका वॉल्यूम कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। लेकिन इस जार के अंदर जितना भी हवा भरा जा सकता है, वह इसका धारिता कहलाएगा। ये टैंक है, ये टैंक जितना भी स्थान घेर रही होगी, खोखला का मतलब खाली, हाँ हॉलो, ठीक है, खोखला का मतलब खाली होता है, हॉलो है ना। कोई भी चीज खाली रहेगा, खोखला रहेगा, तभी तो उसके अंदर आप कुछ भर पाओगे। सॉलिड शेप रहेगा तो उसके अंदर कुछ नहीं भर पाओगे, है ना। तो ये एक टंकी है, इसमें ये टंकी जितना भी जगह ली होगी हवा में, वही उसका आयतन कहलाएगा। और इसमें आप जितना पानी भर सकते हो मैक्सिमम, इसमें और पानी आप भर सकते हो इतना, है ना। तो जितना भी पानी भर सकते हो, यह उसका धारिता कहलाएगा। इस मग का भी वही हाल है, जितना भी आप इसका ये जो भी जगह घेर रहा होगा, जो भी हवा में स्पेस घेर रही होगी, वह इसका आयतन कहलाएगा। लेकिन जितना पानी आप इसमें भर सकते हो, वही इसका आयतन कहलाएगा, सॉरी धारिता या कैपेसिटी कहलाएगी। इतना क्लियर हुआ कि वॉल्यूम क्या होता है और कैपेसिटी क्या होती है। वॉल्यूम कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है, धारिता किसमें, उसमें कितना द्रव या पानी भरा जा सकता है। ठीक है सर, जैसे ये इस जग से ऊपर वाला खाली स्थान है, उसे कहते हैं धारिता? नहीं, उसे धारिता नहीं कहते। खाली स्थान से मतलब नहीं है, इस जग में जितना भी पानी आप भर सकते हो मैक्सिमम, आपके पास एक खाली मग होगा, ठीक है। अब उस खाली मग में कोई एक लिमिट होगा ना कि इतना पानी भर सकते हो। पूरा टंकी उसमें तो आप नहीं भर सकते, है ना। आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कुछ उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होगा। तो जितना भी पानी उसके अंदर आप भर सकते हो, वही उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, पूरे में जितना भी आप इसमें टोटल भर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, चलिए वही उसकी धारिता होती है। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं आयतन के मात्रक के या इकाई के, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब अब अगर आप कहा जा रहा है कि वॉल्यूम को आपको मेजर करना है, मापना है, नापना है ना, तो आपको एक इकाई की जरूरत पड़ेगी, है ना। इकाई होगा तभी तो आप उसे मेजर कर पाओगे। जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, लंबाई को, किसी भी चीज की लंबाई को आप कैसे मेजर करते हो। लंबाई को आप मेजर करते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में, है ना। यही सभी इकाइयां के बारे में बताई गई थी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और भी इकाइयां थी जैसे कि किलोमीटर, डेसीमीटर, उसकी बातें अभी नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादातर आपको यही सारी यूज आएगी, है ना। तो जनरली लिख रहे हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। उसके बाद आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया, यानी एरिया के बारे में पढ़ाया गया। तो क्षेत्रफल के समय आपको ये बताया गया, किसी भी चीज के क्षेत्रफल को अगर मेजर कर दो तो आपको वर्ग इकाई में आप मेजर करते हो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मेजर करते थे। अब बात करते हैं आयतन की। तो अगर वॉल्यूम की बात करोगे, किसी भी चीज की आयतन को आप अगर मेजर करते हो, वॉल्यूम को मेजर करते हो, तो क्यूबिक यूनिट यानी घन मात्रक में मेजर करते हैं। मतलब आपको लिखना होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। तो किसी भी चीज के वॉल्यूम को किस चीज में मेजर करेंगे, घन इकाई में, सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है, या मीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया कि आयतन का इकाई घन इकाई में होगा। जब भी आपने मान लो अगर आयतन कैलकुलेट किया, किसी चीज की वॉल्यूम कैलकुलेट की, तो आप क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर लिखोगे, वॉल्यूम तो गलत हो जाएगा आपका। अगर आप लिख रहे हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भी गलत होगा। वॉल्यूम के लिए आपको लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, है ना। अच्छा, क्यों करते हैं इसका जवाब आपको आगे आने वाले क्लासेस में मिलेगा कि वॉल्यूम को क्यूब में क्यों मेजर करते हैं। ठीक है, इसका जवाब आगे आने वाले क्लासेस में मिल जाएगा। अब एक चीज और देखिए, अभी आपको आयतन के साथ धारिता के बारे में बताई गई थी, है ना, कैपेसिटी के बारे में बताया गया था। अब देखो इस जग को, इस जग में एक चीज लिखा हुआ दिख रहा होगा, 1 लीटर। मान लो आप मार्केट से दूध या तेल लाने जाते हो, है ना, मिल्क लाने जाते हो, पानी लाने जाते हो, या फिर तेल लाने जाते हो। आप क्या बोलते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी दीजिए, या 1 सेंटीमीटर क्यूब दूध दीजिए, या 1 लीटर दूध दीजिए। ये बताइए, आप लोग बोलते हो 1 लीटर दूध दीजिए, या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तो किसी भी चीज की धारिता को, कैपेसिटी को लीटर में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब, मीटर, मिलीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। लेकिन
धारिता को इस जग में कितना पानी आ सकता है, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर पानी आ सकता है ना। तो धारिता यानी कैपेसिटी को लीटर में, मिलीलीटर में इत्यादि में मेजर करते हैं। तो 2 चीज समझ में आया, किसी भी चीज के आयतन को सेंटीमीटर क्यूब घन इकाई में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। धारिता को मिलीलीटर में, लीटर में, किलोलीटर इत्यादि में मेजर करते हैं, किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी को। चलिए अब देखिए, आयतन की इकाइयां यहां पर लिखी गई है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा में आपको दिख रहा है घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, मतलब मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और ये छोटे से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मिलीमीटर क्यूब बहुत छोटा सा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होगा, और मीटर क्यूब एक बड़े से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होगा। उसके बाद आपको धारिता के बारे में बताया गया, किसी भी चीज के कैपेसिटी को किस चीज में मेजर करेंगे, मिलीलीटर में, लीटर में या किलोलीटर में। बहुत बड़ा क्वांटिटी को अगर मेजर करना होगा, बहुत बड़ा किसी द्रव के कैपेसिटी के, किसी बर्तन के कैपेसिटी को मेजर करना हो, तो किलोलीटर में मेजर कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग मिलीलीटर और लीटर के बारे में सुनते आए हैं, मिलीलीटर और किलोलीटर, मिलीलीटर और लीटर के ही बारे में हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कभी भी आप मार्केट से पेप्सी का बोतल या कोई भी बोतल खरीदते हो, तो वहां पर लिखा रहता है 2 लीटर। 2 लीटर का क्या मतलब हुआ, वो जो डब्बा है उसमें 2 लीटर पानी या द्रव लिक्विड आ सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एक आयतन की 1 इकाइयों से, मतलब मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। घन मात्रक की, मतलब वॉल्यूम के इकाइयों को आप कन्वर्ट करने के लिए सीखोगे, है ना। वॉल्यूम की इकाइयों को आप कन्वर्ट करोगे, जैसे कि आपको क्षेत्रफल में भी इकाइयां कन्वर्ट करने के लिए सिखाया गया था, ठीक। उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि आयतन की इकाइयों से धारिता की इकाइयों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, धारिता की इकाई से वॉल्यूम की इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सभी चीज अभी आपको बताई जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना है सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब ध्यान से याद करो, पहले की क्लासेस में जब भी आपको लंबाई के बारे में पढ़ाया जा रहा था, है ना, लंबाई के बारे में पढ़ाई जा रही थी, तो आपको बोला गया कि सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर, ठीक है। उससे बड़ी इकाई होती है सेंटीमीटर, उससे बड़ी इकाई मीटर, और इससे भी बड़ी बड़ी इकाइयां थी, इनके बीच में भी कुछ कुछ इकाइयां थी, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये बात कर रहे हैं लंबाई की, ठीक है। तो लंबाई की इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका था, आप क्या करते थे, कभी भी आपको अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना हो, आप 100 से गुना करते थे। सभी को याद है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से आप गुना करते हो। जिनका भी माइक ऑन है, आप माइक बंद करोगे, नवीन कुमार के नाम से जो ही बच्चे हो। चलिए ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते थे आप। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते थे, आप 10 से गुना करते थे, ठीक है, 10 से गुना करते थे। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, अगर आपको क्षेत्रफल याद दिलाऊं, तो क्षेत्रफल में आपको बोला गया कि क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वर्ग इकाई होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको ये बोला गया था कि इकाई अगर वर्ग हो गया, है ना, इकाई अगर वर्ग हो गया, तो इस बार भी आप 100 से गुना करोगे क्या, इस बार आप 100 से नहीं गुना करोगे, इस बार आप 100 के वर्ग से गुना करते हो। तो 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 आ जाएगा, है ना, 10,000 आ जाएगा। तो आप इस बार 10,000 से गुना करते हो। इतना समझ में आया कि अगर इकाई वर्ग हो गया तो जो भी नंबर से हम गुना कर रहे हैं वह भी वर्ग हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो इस बार 10,000 से गुना करते थे, और ये सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है। सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में अगर जाना तो इस बार आप 10 से नहीं गुना करते, इस बार आप 100 से गुना करते हो। क्यों, क्योंकि आप कहते हो 10 से नहीं गुना करेंगे, 10 के वर्ग से गुना करेंगे, है ना, 10 के वर्ग से गुना करेंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे। अब चलो, ये सारी चीजें तो याद करने के लिए आपको बताया जा रहा था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं आयतन के बारे में। तो अगर अगर मैं लिखूं आयतन के बारे में, है ना, तो आयतन की इकाइयों के बारे में आपको बताया गया। आयतन की इकाइयां घन इकाइयां होती है, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। अब देखो, इकाइयां क्या हो गई, क्यूब हो गई, घन हो गई। अब इकाइयां अगर घन हो गई, मीटर से मीटर क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब,
तो गुना किस चीज से करेंगे? कभी भी आपको अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए, कभी भी मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए, तो इस बार आप 100 से नहीं गुना करोगे, इस बार आप किस चीज से गुना करोगे? 100 के क्यूब से गुना करोगे, क्योंकि इकाइयां घन हो गई तो जो भी नंबर है उसको भी हम घन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जो जिनका भी माइक ऑन है, माइक आप बंद कीजिए अपना प्लीज। ठीक है, चलिए चलिए। तो इस बार 100 के क्यूब से गुना करोगे, तो 100 का क्यूब कितना होता है? 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा? एक के बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो इस बार हम किस चीज से गुना करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इस नंबर से गुना करेंगे, तब जाके मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलेगा। इस बार 100 से नहीं गुना किया, 100 के घन से गुना कर दिया, है ना, 100 के घन से गुना किया। इतना क्लियर है? मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे? अगर इकाई घन हो गया तो जो भी नंबर से हम गुना कर रहे थे उसको भी घन कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब एक चीज और समझो, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में बदलना हो तो क्या करेंगे? इस बार भी 10 से गुना करोगे क्या? इस बार आप 10 से गुना करोगे क्या? सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए आप 10 से नहीं गुना करोगे, आप किस चीज से गुना करोगे? 10 के क्यूब से गुना करोगे। तो 10 का क्यूब लिखने का क्या मतलब हुआ? 10 का क्यूब लिखने का मतलब हुआ 1000, 3 शून्य आ जाएंगे, है ना। तो आप इस बार 1000 से गुना करोगे। ठीक है, तो इस बार 1000 से गुना कर दोगे। ठीक, उसी तरीके से अगर मुझे छोटे इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना हो, मतलब मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो, तो आप क्या करोगे? इस बार आप 1000 से भाग दे दोगे, है ना, 1000 से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलना हो तो इस बार क्या करेंगे? एक, इसके बाद 6 शून्य लगाएंगे और इस नंबर से भाग दे देंगे, है ना, इस नंबर से भाग दे देंगे, गुना नहीं करेंगे इस बार हम भाग लगाएंगे। तो कभी भी आपको छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जाना हो तो आपको भाग देना होता है, बड़ा इकाई से छोटा इकाई में बदलना हो तो गुना करते हैं। किस नंबर से गुना करते हैं आपको ये वाले टेबल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इकाइयां क्यूब हो जाती है या वर्ग हो जाती है तो जो भी नंबर से गुना करते हैं या भाग देते हैं लंबाई वाले में, उसको भी घन या क्यूब कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिख के दिखाया गया है, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कभी भी आपको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो आप इस नंबर से गुना करोगे, सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब बदलना हो तो 1000 से गुना करोगे, मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बदलना हो तो इस नंबर से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यही तो टेबल है दीपेंद्र, यही टेबल है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर दो चीजें लिख रखी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, ये आप याद रख सकते हो, और ये वाली चीज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको याद नहीं रखना। ठीक है, तो पहला वाला आपको याद रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो कन्वर्जन आपने सीखा कि एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी अभी आपको धारिता के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो धारिता की इकाइयां क्या थी? मिलीलीटर और लीटर, ज्यादातर हम लोग यही दोनों को यूज करते हैं, मिलीलीटर और लीटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी आपको धारिता को, मान लो लीटर को बोला जाए कि सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, सेंटीमीटर क्यूब को बोला जाए मिलीलीटर में बदलिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी होगी डायरेक्ट। पहला चीज ये याद रखिएगा कि 1 लीटर जो होता है, जो भी 1 लीटर होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा अगर 500 ml की बोतल है ना, आपने पेप्सी का बोतल लिया 500 ml की, तो आपको दुकानदार कई बार बोलता होगा कि ½ लीटर की बोतल है ना, आधा लीटर की बोतल है। क्यों? क्योंकि 500 ml करने का क्या मतलब हुआ? 1000 का आधा है, तो 1000 का आधा अगर कर रहे हो तो एक का भी आधा करोगे तो ये आधा लीटर के बराबर हो जाता है ना। तो 500 ml का मतलब ½ लीटर के बराबर होता है। तो आपको याद क्या रखना है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो पहला चीज तो ये याद रखना है आप। ठीक है, दूसरा ये याद रखिएगा 1 ml, सीधे सीधे ये ध्यान रखना है 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों बराबर होते हैं। 1 ml किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो 2 ml 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा,
है ना। 2 ml 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, मतलब सीधे सीधे याद कर लो कि ml और सेंटीमीटर क्यूब दोनों आपस में सेम होती है। अगर मैं लिख रहा हूं 2000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2000 ml लिख सकते हो। इतना क्लियर है सभी को। दो ml लिखो चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखो, सेम चीज है ना। तो अगर आप लिख रहे हो 1000 ml, तो 1000 ml को ही आप लिखोगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों ही सेम चीज है। चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो एक चीज आपने ये समझा कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। दूसरा चीज आपने ये समझा 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है, 1 लीटर, 1 लीटर में आपको पता है 1000 ml होता है ना। 1000 ml होता है, अभी भी यहां पर आपको लिख के दिखाया गया 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। अब आपने बोला कि सर ml और सेंटीमीटर क्यूब तो सेम होता है, मतलब 1000 ml को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से अगर मैं इन दोनों को सिर्फ लिखूं, है ना, इन दोनों को लिखूं, तो आपको दिख रहा है 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो तीसरा चीज यही आपको मिला, तीसरा फॉर्मूला जिसे को आपको याद रखना है कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये तीनों समझ में आ गया आपको। 1 लीटर 1000 ml के बराबर, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। चौथा, आखिरी वाला आपको यह ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, कि 1 मीटर क्यूब क्या होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो अगर आपके छत पर, आप देखते हो छत पर जनरली 1000 लीटर का टैंक होता है पानी का। तो जो 1000 लीटर का टैंक है, मतलब उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है, 1000 लीटर पानी उसमें आ सकता है। तो उसका आयतन 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1000 लीटर ही 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ये चारों सीधे सीधे आपको याद रखने हैं, है ना। ये चारों चीज याद हो गए सभी को। चारों चीज जल्दी जल्दी अपने कॉपी पे लिखना है कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। 1 लीटर में क्योंकि 1000 ml होता है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो बताइए 2 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा। आप बोल सकते हो ना 2000 लीटर के बराबर हो जाएगा। 3 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर हो जाएगा। 3 मीटर क्यूब 3000 लीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। 4 मीटर क्यूब 4000 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कन्वर्जन करने के लिए आसानी होगी अगर ये चारों टेबल आप याद कर लिए। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो बताइए, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बोला जा रहा है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिए। अभी अभी आपको कन्वर्जन सिखाएगा, किस नंबर से आप गुना करोगे या भाग दोगे। देखो, कुछ भी अगर याद नहीं है, कुछ भी अगर याद भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको यह पता होना चाहिए कि मिलीमीटर छोटा इकाई है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई है ना। मिलीमीटर एक छोटी इकाई होती है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई होती है। लंबाई को याद करो। अगर मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते, आप क्या करते हो, कितने से गुना करते हो, ये बताइए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सोचो सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए किस नंबर से गुना करोगे। ठीक है, अब बस ये देख लो किस नंबर से गुना करते हैं। अगर ये डिसाइड कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। ये देखिए, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर लंबाई वाला कन्वर्जन पता है तो आप क्षेत्रफल आयतन के भी कन्वर्जन काफी आसानी से कर पाओगे। चलिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे। 400 मिलीमीटर क्यूब लिखोगे, 4000 मिलीमीटर क्यूब लिखोगे, 40 मिलीमीटर क्यूब ही लिख दोगे, या 40,000 मिलीमीटर क्यूब लिखोगे।
ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 20 सेकंड और है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए सॉल्व कीजिए अभी। ठीक है, आपको समय दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, सभी लोग सॉल्व करें। 15 सेकंड्स और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 15 सेकंड और रुकेंगे। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड्स और रुकेंगे। आधा घंटा का रेस्ट में चार्ज लगा। 5 सेकंड और, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। देखिए आपको क्या बोला जा रहा था, 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं याद है तो सिंपल सिंपल आपको इतना याद होना चाहिए कि मिलीमीटर सेंटीमीटर में, मिलीमीटर छोटी इकाई है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। अगर मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए, बड़ा इकाई से छोटा इकाई की तरफ जाने के लिए बोला जाए, तो आप 10 से गुना करते हो। अगर ये याद है कि 10 से गुना करते हैं, तो आप सीधे सीधे सोच सकते हो अगर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए, तो इस बार 10 से नहीं गुना करेंगे, 10 के क्यूब से गुना करेंगे, क्योंकि इकाइयां क्या हो गई, क्यूब हो गई, है ना। तो इस बार नंबर भी क्यूब हो जाएगा, तो इस बार आप 1000 से गुना कर दोगे, है ना। तो इस बार आप 1000 से गुना करते हो। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मिलीमीटर क्यूब में बदलना हो तो 40 तो लिखेंगे ही, और 1000 से इसे गुना कर देंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास 40,000 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर क्यूब, है ना। तो आप क्या लिखोगे, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। यही हमारा सही उत्तर है। अब देखो 40,000 मिलीमीटर क्यूब कौन से ऑप्शन में है, तो 40,000 मिलीमीटर क्यूब हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ये समझ में आया, इतना समझ में आया कि किस तरीके से किया। अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने आता है तो आप सेंटीमीटर क्यूब को भी मिलीमीटर क्यूब में काफी आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। बस ये देख लेना है किस नंबर से गुना करना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस बार एक नंबर लिखा गया है, काफी बड़ा सा नंबर लिख रखा है, और यहाँ पर ये 9 शून्य है। टोटल कितने शून्य है, 2 2 4 2 6 और 3 9, तो टोटल 9 शून्य है। और बोला जा रहा है इतना मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलिए, तो मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, मतलब छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जाना है। चलिए देखिए आप कैसे करोगे, ट्राई कीजिए। तो अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि मीटर एक बड़ा इकाई होता है, मिलीमीटर छोटा इकाई होता है, मिलीमीटर मीटर के बीच में एक सेंटीमीटर आपने पढ़ा है ना। तो आप देखो अगर लंबाई की बात करेंगे, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप किस नंबर से गुना करते हो, तो उसी अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि अगर मुझे मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना हो तो किस नंबर से भाग देंगे, है ना। भाग दिया जाता है, छोटा इकाई से बड़ा इकाई जाओगे तो आप भाग दोगे, है ना। तो आपको देखना होगा किस नंबर से भाग देंगे। बस अगर इतना डिसाइड कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। ट्राई कीजिए। देखो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए किस नंबर से भाग देते हैं, तो मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए उसी नंबर के घन से भाग दे दो, है ना, उसी के नंबर के क्यूब से आप भाग लगाओगे। तो ट्राई कीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए, जितने भी ज्वाइन हो बच्चे सभी लोग आंसर करने की कोशिश जरूर किया करें।
ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। तीन के बाद 9 शून्य लिखे गए, ठीक है, तीन के बाद 9 जीरोस लिखे गए हैं, और आपको बोला जा रहा है मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलिए, है ना। तो मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है मिलीमीटर क्यूब छोटा इकाई है, मीटर क्यूब एक बड़ा इकाई है। छोटा इकाई से बड़ा इकाई में जाने के लिए भाग लगाते हैं। तो आप देखो किस नंबर से भाग लगाओगे। चलिए 20 सेकंड और दिया जा रहा है, ठीक है, आखिरी 20 सेकंड और है, ट्राई कीजिए। इसका 15 सेकंड्स और, ठीक है, आखिरी 15 सेकंड और है। दस सेकंड और, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और है, लास्ट 10 सेकंड्स और है आपके पास। अगर अब तक नहीं की हो तो जल्दी से आंसर करें। 5 सेकंड्स और, ठीक है, 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए आप इस तरीके से करोगे, मान लेते हैं एक जगह लिखा गया मिलीमीटर, एक जगह लिखा गया मीटर। तो आपको पता है मिलीमीटर एक छोटा इकाई होता है लंबाई को मेजर करने के लिए, मीटर एक बड़ा इकाई होता है लंबाई को मेजर करने के लिए। मिलीमीटर और मीटर के बीच में एक सेंटीमीटर भी होती है, ठीक है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप भाग लगाते हो, है ना। भाग लगाते हो किससे? आप 10 से भाग लगाते हो। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग लगाते हो, ठीक है, आप 100 से भाग लगाते हो। लेकिन अगर मुझे सीधे के सीधे मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाना हो, है ना, मिलीमीटर से मीटर में बदलना हो, लंबाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, लंबाई में मिलीमीटर से। अच्छा चैट में भी कुछ मत लिखिए, ध्यान से देखते जाइए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। मिलीमीटर से मीटर में बदलना हो तो आप किस नंबर से भाग लगाओगे? आप 1000 से भाग लगाओगे। एक शून्य यहां पर आया, मिलीमीटर से सेंटीमीटर आया तो 10 से, सेंटीमीटर से मीटर में आया तो 100 से, यानी 1000 से भाग लगाएंगे अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहें, है ना, सॉरी मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहें तो आप 1000 से भाग लगाओगे। लेकिन अभी मिलीमीटर को मीटर में बदलने की बात नहीं चल रही है, अभी मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। तो इस बार किस नंबर से भाग लगाओगे? इस बार आप 1000 से नहीं भाग लगाओगे, 1000 के क्यूब से भाग लगाओगे। तो 1000 के घन का क्या मतलब हुआ? इसके बाद 9 शून्य आएंगे, 1000 गुना 1000 गुना 1000 करोगे तो टोटल 9 शून्य आएंगे, है ना, टोटल 9 जीरोज आएंगे। तो इस नंबर से आपको भाग लगाना पड़ेगा जो भी दिया गया है। अब आपको यहां पर दिख रहा है दिया कितना है, तो 3 के बाद 9 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मिलीमीटर क्यूब, है ना। इसको अगर मैं मीटर क्यूब बदलना चाहूँ तो इसी नंबर को तो लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद इस वाले नंबर से भाग लगा दूंगा। तो इस नंबर से जैसे ही आप भाग लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको दिख रहा है ऊपर वाले में भी 9 शून्य है, नीचे वाले में भी 9 शून्य है। तो ये पूरा कट जाएगा, है ना, तो ये पूरा कट जाएगा और आपके पास जो बचेगा बचेगा 3 मीटर क्यूब, है ना। तो सीधे सीधे आपको इतना अगर पता था, है ना, आप अगर इतना डिसाइड कर लिए कि मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग लगाते हैं, तो मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए हम 1000 के घन से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो आप कर लोगे, भाग लगाएंगे 3 मिलेगा, सर तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। हाँ बताइए क्या डाउट है? सर वो पहले वाला लगाइए एक बार। हाँ सर ये 0 से 0 तो कट गई, ये एक रह गया। एक रह गया, ये वाला एक, यही यस वाला है, सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/1, तो 5/1 का मान 5 ही होता है ना,
हर में किसी भी नंबर को, मान लो अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 का मतलब होता है 7/1, है ना। हर हमेशा 1 होता है, उसको लिखते नहीं, ठीक है। तो आप इसको 3/1 नहीं लिखोगे, 3 ही लिखोगे, है ना, 3 मीटर क्यूब ही लिखोगे। क्लियर है? ठीक सर एक बार और बता दो। ठीक। चलो एक बार और समझ लो। आपको इतना समझ में आया ना कि अगर मैं मिलीमीटर से मीटर में जाऊं, तो मीटर में जाऊं तो कितना से भाग लगाओगे आप? 1000 से भाग लगाओगे। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो आपको इस तरीके से बताया गया था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर आते हैं, फिर मीटर में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं 10 से भाग लगाऊंगा, यहां पर मैं 100 से भाग लगाऊंगा, ठीक है। तो एक बार 10 से भाग लगाया, फिर 100 से भाग लगाया, मतलब 1000 से भाग लगाया। और ये बात हुई लंबाई को कन्वर्ट करने के लिए, लंबाई को मिलीमीटर से मीटर की बात। अगर मिलीमीटर घन को मीटर घन में भाग देना मतलब बदलना हो, तो आप इस बार 1000 से नहीं भाग लगाते। यही चीज बार बार आपको बताया जा रहा है, यही सीखना है कि इस बार 1000 से नहीं भाग लगाएंगे। देखो इकाइयां जब क्यूब हो गई तो 1000 के क्यूब से भाग लगा दोगे, तो 1000 का क्यूब कितना होता है? इस पे 9 शून्य लगा दोगे आप, है ना। तो 9 शून्य लगाओगे, इस नंबर से भाग लगाओगे। अब आपको दिख रहा है कि अगर 9 शून्य वाले नंबर से यहाँ से भाग लगाएंगे, इसमें यहाँ पर भी 9 शून्य है, तो ये सारे शून्य कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 3। 3 मीटर क्यूब हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर 3 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, ठीक है। देखिए आयतन की इकाई से धारिता की इकाई में बदलना है। तो ये देखिए कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ट्राई कीजिए। तो एक कन्वर्जन याद करवाया गया था, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। अगर आपको ये याद है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो आप बता सकते हो कि 40 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। आपको बताया गया था कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। एक मीटर क्यूब में अगर लीटर पता है आपको, तो 40 मीटर क्यूब में उसी नंबर से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन काफी आसान है, ये सारे क्वेश्चन, है ना। अगर बेसिक कन्वर्जन का तरीका आपको पता है, चार्ट याद है, तो आप काफी आसानी से कर सकते हो। चलिए 15 सेकंड्स और है, 15 सेकंड्स में एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। 15 सेकंड और है। फिफ्टीन सेकंड्स और है। अब 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सीधे सीधे आपको ये बोला गया था, अभी याद कराया गया था कि 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आपको बोला भी गया कि 1000 लीटर का जो टैंक होता है छत पे लगा रहता है पानी वाला, उसे ही 1 मीटर क्यूब कहते हैं। तो आपको पता है 2 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 2 मीटर क्यूब 2000 लीटर के बराबर हो जाएगा। 3 मीटर क्यूब कोई पूछ ले आपसे, तो आप बोलोगे 3000 लीटर के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 40 मीटर क्यूब के बारे में पूछी जाती है, तो आप बोलोगे सर अगर 40 मीटर क्यूब के बारे में पूछोगे तो 40 गुना 1000 कर देंगे, है ना। 1000 यही लीटर आ जाएगा, तो यानी 40,000 लीटर हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है?
40,000 होगा, 4,000 नहीं होगा। देखो 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर है ना, तो 40 मीटर क्यूब में 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर क्यूब में 4,000 लीटर होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर तो बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। तो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया होगा, तो आप थोड़ा सोचिए किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करोगे। ट्राई कीजिए, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलोगे। दस लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? चलिए ट्राई कीजिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलोगे? धारिता की इकाई से आयतन की इकाई में बदलने के लिए पूछा जा रहा है। मतलब 20 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 20 सेकंड, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 20 सेकंड्स और है। 15 सेकंड्स और, आखिरी 15 सेकंड और है। 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में आप कैसे बदलोगे? टेन सेकंड्स और है, ठीक है, 10 सेकंड्स और दिए जा रहे हैं। फाइव सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। तो आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको यह पता है दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो होगा सीधे सीधे, अगर आपको याद है 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अगर आपको याद है कि 1 लीटर में 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो आप कह सकते हो 10 लीटर में सर, 10 लीटर में 10 लिख के 1,000 से गुना कर दोगे, 1,000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है, पहला तरीका हुआ। लेकिन मान लो अगर ये तरीका नहीं याद हुआ, है ना, ये चीज नहीं याद हो, तो दूसरा भी तरीका है। दूसरे तरीका में आप कहते हो सर सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर ये दोनों तो सेम होती है। जैसे आपको बोला गया था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम होता है। तो लीटर को अगर मैं ml में बदल दूं, मिलीलीटर में बदल दूं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर लिखा हुआ है 10 लीटर, तो 10 लीटर में कितना ml होगा, तो आप कहते हो कि 1 लीटर में 1,000 ml होता है, 1 लीटर में 1,000 ml होता है। तो 10 लीटर में आप कह सकते हो 10,000 ml होगा, तो 10,000 मिलीलीटर होगा, और 10,000 मिलीलीटर को ही 10,000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब और ml तो सेम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, तो 10,000 ml 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो दोनों ही तरीके से हमारा आया क्या, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही उत्तर था, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक चीज इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां भी आपने टेबल लिखा 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब ही 1 लीटर के बराबर होता है। इसको भी लिख लीजिएगा, कई बार आपके बुक में या एग्जाम में ये दिया है
कि इसकी कैपेसिटी या इसका आयतन 1 डेसीमीटर क्यूब है तो समझिएगा कि वो 1 लीटर के बराबर है। अगर 20 डेसीमीटर क्यूब बोली जा रही है इसका मतलब वो 20 लीटर की बात की जा रही है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, तो 500 डेसीमीटर क्यूब बोला जा रहा है तो 500 लीटर कह दूंगी, है ना। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी होमवर्क नोट करना है आपको। तो आपका होमवर्क एक्सरसाइज 8.1, ये एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को आपको कर लेना है।